फटाफट अजर कमाओ। कौन उठाएगा माइक? जल्दी उठाओ माइक। चलो भाई जल्दी। इमरान खान पठान, आप ही शुरू हो जाओ। जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदकल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए भाई कितनी बेहतरीन खूबी है हमारे इस एकेडमी के। माशाल्लाह हर एक पार्टिसिपेंट इसके अंदर कुरान की खीरत भी करता है, सुनने वाले को भी अजर है, बोलने वाले को भी अजर है। अल्लाह ताला हमारे इस एकेडमी को हमेशा सेहत आफ्ताब रखे, इसको जो है ना हमेशा कामयाबी का एक जरिया बनाए, और आप तमाम लोग इस तरह से जुड़े और पार्टिसिपेट करते रहें। इंशाल्लाह आज के सेशन के बाद भी आप लोगों को क्वेश्चंस पोल में दिए जाएंगे। पहले ही बता रहा हूँ, बहुत आसान एग्जाम है, बहुत इजी है, बट मैं चाह रहा था कि इसका जो सेबी की तरफ से जो नोट्स मिली है उसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इल्म में इजाफा ही होगा। जैसे मैंने पहले 2-3 लेक्चर्स लिए, कल मंसूरी भाई ने लिए, आज और कल हुसैन भाई ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस करा देंगे। हुसैन शेख हैं हमारे आज के टीचर, हमारे एक्सपर्ट, हमारे स्पीकर, पुणे से इनका ताल्लुक है। माशाल्लाह इनकी क्वालिफिकेशन एमबीए है, और बहुत अच्छी चीज की इनकी क्वालिफिकेशन अपने फाइनेंस एंड ऑपरेशंस में। माशाल्लाह ये एक आईटी इंडस्ट्री में पिछले 18 साल से 18 ईयर से एप्लीकेशन सपोर्ट और ऑर्डर मैनेजमेंट में काम करते हैं। और इनकी एक बहुत अच्छी चीजें की है ना, ये बहुत डाइवर्स माइंड के हैं, मतलब अपनी फील्ड में एमबीए किए, आईटी में काम करते हैं, न्यूट्रिशन में डिप्लोमा किए। ऑलरेडी इन्होंने संडे लाइव में आपने देखा होगा कि एक हेल्थ इश्यू पे एक संडे लाइव किया था, और आज देखिए सेबी के एग्जाम की तैयारी आप लोगों को आसानी से कराएंगे। तो मैं तमाम हजरात इनको गौर से सुने, रिक्वेस्ट है नोट्स बनाए, और हमारे हरदिल अजीज हुसैन भाई इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और आई बिलीव 4 चैप्टर्स हो चुके हैं, तो हम लोग 5th चैप्टर से शुरुआत करेंगे डॉक्टर साहब, एम आई राइट? और आपका 5th और 6th एंड 7th चैप्टर से मैंने कुछ पोल भी बना लिए हैं, एंड ऑफ द आपके सेशन पे मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी जी जी। तो आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है डॉक्टर साहब? बिल्कुल बेहतरीन, आप कंटिन्यू करें हुसैन भाई, मैं एक आधे घंटे में ज्वाइन करता हूँ। ठीक है जी जी डॉक्टर साहब। तो भाइयों, आज का जो टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 5 इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स। स्क्रीन नजर आ रही है। इसमें अभी जो एक्चुअल आपने जो पहले 4 चैप्टर्स पढ़े थे उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन दी गई थी इन्वेस्टमेंट के बारे में। अभी यहाँ पे एक्चुअल में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है और उसके रिस्क क्या है वो हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। तो मैं अपना स्क्रीन थोड़ा नीचे लेके जा रहा हूँ, आपको दिख सकता है टाइप ऑफ रिस्क कितने। तो यहाँ पे हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सीख रहे हैं इसके अंदर, इन शॉर्ट, कि कितने टाइप के रिस्क है। तो वेरी फर्स्ट ऑन द लेफ्ट साइड आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी, बिजनेस रिस्क, वोलेटिलिटी और करेंसी रिस्क। हम लोग सारे चैप्टर, सारे टॉपिक्स कवर करेंगे आज स्लोली। तो वेरी फर्स्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर सिस्टमैटिक रिस्क, उसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि मार्केट रिस्क या फिर सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। एंड इन्वेस्टर में एक्सपीरियंस लॉस ड्यू टू फैक्टर्स affecting the overall performance of the financial market and macroeconomic factors जैसे कि स्टॉक मार्केट बबल एंड क्रैश। इसका एग्जांपल आज का ही है। आप सबको पता है कि अभी हमारे ट्यूसडे के दिन हमारा बजट आने वाला है। तो उसी लिए आज जो है आज 19 जुलाई 2024 को मार्केट गिर गया था। आज गिरा हुआ मार्केट है आज। रीजन क्या है कि सारे जो स्टॉक्स थे मैक्सिमम स्टॉक 52 वीक हाई पे चल रहे थे, एक, और दूसरा इसके बजट आने वाला है, इसीलिए लोगों ने एफआईआई और डीआईआई ने हेवी सेलिंग शुरू कर दी आज। और तीसरा एक टेक्निकल रीजन था, आप सबको पता रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट O365 उनका आज एक अपडेट आया था, और उसकी वजह से भी बहुत सारा टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, ब्लू स्क्रीन डेथ जिसको बोल रहे हैं। तो ये एक रीजन था, 3 रीजन थे आज मार्केट क्रैश होने के। तो वन ऑफ द रीजन ये भी था मार्केट रिस्क, वही है कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट बबल और क्रैश,
आने की रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जैसे बजट आता है तो इकोनॉमिकल पॉलिसीज बदल जाते हैं, चेंज होता है, तो उसकी वजह से मार्केट में क्रैश आता है। तो ये रिस्क है एक टाइप का, जैसे कि इलेक्शन आने के पहले या इलेक्शन आने के बाद। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है अनसिस्टमैटिक रिस्क, यानी वो इंडस्ट्रीज जहां पे कोई कॉम्पिटिटर आ जाए। आपको मेरी आवाज आ रही थी? आपको बता सकता हूँ मुझे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है आवाज सर, बीच में जी आ डबल रही है, हो आ रही है, जाती आपकी आवाज आ रही है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क का एग्जांपल मैं दूं आपको, तो 2016 के अंदर जियो आया था, जियो टेलीकॉम कंपनी, जियो इंडस्ट्रीज। तो जैसे ही वो उसने एंट्री की जो 2016 के अंदर, उस वजह से सबसे बड़ा रीजन बाकी इंडस्ट्रीज को हुआ था, इफेक्ट हुआ था बाकी इंडस्ट्रीज को, जैसे कि जियो से आइडिया, वोडाफोन और एयरटेल, ये सारे कंपनीज को इफेक्ट हुआ था इनके एंट्री की वजह से। तो ये एक अनसिस्टमैटिक रिस्क है। ये रिस्क है पर्टिकुलर स्टॉक के लिए, पर्टिकुलर कंपनी के लिए, कंपनी पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री और सेक्टर के लिए। तो उसका वन ऑफ द वो भी एक रिस्क है कि कोई अगर नया कोई इंडस्ट्री के अंदर कोई पार्टिसिपेंट आता है, नई कोई कंपनी आती है, तो नया कोई कॉम्पिटिटर आता है, तो वो भी एक रिस्क माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर, मार्केट के अंदर। तो वो उसका सेकेंड टाइप है अनसिस्टमैटिक रिस्क। थर्ड इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन रिस्क है महंगाई। आप सबको पता है इन्फ्लेशन इज अ महंगाई। तो जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो रुपये की वैल्यू, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। तो वो भी एक रिस्क है जिसकी वजह से परचेसिंग पावर, इंसान की ताकत, खरीदने की ताकत कम हो जाती है। तो वो उसका भी असर मार्केट पे गिरता है। तो इन्फ्लेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ परचेसिंग पावर रिस्क, और जिससे कि कैश फ्लो कम हो जाता है। यानी हम जो चीजें पहले 10 चीजें खरीदते थे, उसके बदले कभी महंगाई बढ़ गई तो हम 9 या 8 चीजें खरीदते हैं उसके बाद में। तो उसकी वजह से भी मार्केट में उसका असर गिरता है, और उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन रिस्क, महंगाई का रिस्क। थर्ड इज लिक्विडिटी। लिक्विडिटी यानी कि लेन देन, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं मार्केट के अंदर। अगर वॉल्यूम कम हो गया मार्केट के अंदर, खरीदी और बेचना यानी बॉट और सोल्ड, बाय एंड सेल अगर कम हो गया मार्केट के अंदर, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क अराइजेस व्हेन एन इन्वेस्टमेंट कैन नॉट बी बॉट और सोल्ड और कन्वर्ट इनटू कैश क्विकली इनफ टू प्रिवेंट द मिनिमाइज लॉसेस। तो लिक्विडिटी का भी रिस्क होता है। तुमको पता है बड़े बड़े शेयर्स है, एमआरएफ जैसे एक शेयर है बहुत बड़ा, उसमें इतनी लिक्विडिटी होती नहीं है। या फिर जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, जिसको हम डॉक्टर साहब बोलते हैं कि मत खरीदो, इसके अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम आता है, अचानक से वॉल्यूम निकल जाता है, पंप एंड डंप हो जाता है उसके अंदर, उसमें लिक्विडिटी नहीं होती है उसके अंदर। तो वैसे स्टॉक्स नहीं लेना है। तो लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा रिस्क है, जिसकी वजह से भी मार्केट में हमारा पैसा अटक जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टॉक ले लिया और उसमें अगर कोई लेन देन ही नहीं हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी रिस्क, वॉल्यूम रिस्क, नो वॉल्यूम इन द स्टॉक। उसके बाद आगे जाएंगे बिजनेस रिस्क। इट रेफर्स टू रिस्क दैट बिजनेस माइट स्टॉप इट्स ऑपरेशन ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट और फाइनेंशियल सिचुएशन। आपको पता है कि जैसे नोटबंदी आई थी बीच में और जीएसटी आ गया था, तो बहुत सारे जो कंपनीज है, बहुत सारे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है, उनको इफेक्ट हुआ था। और जिसकी वजह से बहुत सारे कंपनीज जो एमएसएमई जो थे, छोटे छोटे इंडस्ट्रीज, छोटे कंपनीज, छोटे छोटे वर्कशॉप्स, वो बंद हो गए थे, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था, ना लिक्विडिटी थी, और बिजनेस रिस्क आ गया था उन पर बहुत ज्यादा। तो वन ऑफ द रीजन वो भी है बिजनेस रिस्क। उसके बाद है वोलेटिलिटी रिस्क। इट रेफर्स टू अ रिस्क व्हेन द स्टॉक प्राइसेस ऑफ कंपनी में फ्लक्चुएट्स। ये है मेन मतलब पंप एंड डंप का, कि बहुत ज्यादा कुछ शेयर्स है, कुछ स्टॉक्स है जो बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहते हैं मार्केट के अंदर। तो उसके साथ आती है वोलेटिलिटी रिस्क, जिससे हमें बचना है। और उसके बाद है करेंसी रिस्क। ये मोस्टली हमें अफेक्ट करती है, इंडिया को अफेक्ट करती है, रुपी वैल्यू को अफेक्ट करती है करेंसी रिस्क, क्योंकि इंडिया की जो रुपी है, करेंसी है रुपीज, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम जिसको पेग करते हैं, पेग करते हैं अगेंस्ट डॉलर। तो जब हम लोग करेंसी को पेग करते हैं, आपको सबको पता है कि इंडिया का जो रुपी है वो अभी फिलहाल चल रहा है 85 रुपीज, 83 रुपीज चल रहा है डॉलर के मुकाबले में। वो अगर कम ज्यादा होता है तो उससे भी एक रिस्क बढ़ता है, करेंसी रिस्क बढ़ता है। So currency risk arises when the possibility of losing money due to unfavorable movement in the exchange rate. तो आपको सबको पता है इंडियन गवर्नमेंट जो है, आरबीआई, हर साल या हर क्वार्टर में कई सौ करोड़ डॉलर्स
बाय करती है इंटरनेशनल मार्केट से, तो हम लोग बाय करते हैं, इंडिया बाय करती है डॉलर्स, यूरोज, रूबल, येन और सब बाय करती है, मैक्सिमम बड़े बड़े जितने भी करेंसीज है इंडिया के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो वो अगर मार्केट में अगर वो करेंसी को कुछ इफेक्ट होता है तो उससे इंडियन इकोनॉमी को भी इफेक्ट गिरता है करेंसी रिस्क की वजह से। उसके बाद है हाउ टू मिटिगेट द रिस्क। The investors can mitigate the risk by different means, asset allocation in one of the strategies, कि हम हमारा रिस्क कैसे कम करें। मिटिगेट मतलब है कम करना, हम हमारा रिस्क कैसे कम करें, तो बताया गया है कि एसेट एलोकेशन, यानी कि हमारी जो खरीदारी है उसको डाइवर्सिफाई करना है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स। हम हमारे जो है एक ही कंपनी में सारा पैसा ना रखे, तो इंग्लिश में कहावत भी है, डोंट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट, ये रूल है। तो वैसे ही हमें हमारे रिस्क को डाइवर्सिफाई करना है, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग कंपनीज में, अलग अलग इक्विटीज के अंदर। फोल्डर है वोलेटिलिटी रिस्क कैन बी मैनेज्ड बाय इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपी ऑफ म्यूचुअल फंड्स और बाइंग इक्विटी डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट इन अ स्मॉलर लॉट्स और पीरियड ऑफ टाइम। तो उसमें बताया गया कि थोड़े थोड़े स्टॉक्स आप खरीदी कर सकते हो, थोड़े स्टॉक्स अपने खरीदने चाहिए एसआईपी के थ्रू। अभी म्यूचुअल फंड में तो हमें अलाउड नहीं है एज पर शरिया, बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो है वो इस्लामिक स्टॉक के हिसाब से अलाउड नहीं है। तो आप क्या कर सकते, कोई एक 4-5 स्टॉक्स ले सकते हैं, उसमें आप एसआईपी कर सकते हो बड़े बड़े कंपनीज के अंदर। वो एक तरीका है एसआईपी करने का, इंडिविजुअली इक्विटी के अंदर और अलग अलग कंपनी के अंदर, एक कंपनी में नहीं। डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको अपने एसेट्स को, एसेट यानी कि पैसे को अपने। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट आर डन थ्रू द प्राइमरी मार्केट एज वेल सेकेंडरी मार्केट। यह पता है प्राइमरी मार्केट मतलब क्या, आईपीओ। सेकेंडरी मार्केट यानी क्या, यानी हम लोग जो शेयर मार्केट में खरीदते बेचते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। While secondary market investors buy securities for existing investors to stocks, investment in security market are subject to taxation। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो करते हैं इन्वेस्टमेंट उस पे हमको टैक्स भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं एसटीटी टैक्स देना पड़ता है। और अगर तुमको गेन होता है यानी कि आपको उससे प्रॉफिट होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है। अगर उसे आपने उसको 1 साल से ऊपर रखे तो आपको एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ता है, विच इंक्लूड्स एसटीसीजी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एज वेल डिविडेंड्स। तो आपको जो प्रॉफिट मिलता है उस पर भी टैक्स भरना है और जो आपको डिविडेंड मिलता है उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट हर एतबार से आपसे पैसे ले रही है। What are the prerequisites to invest in security market? क्या क्या प्रीरिक्विजिट का मतलब होता है, आपके पास क्या क्या होना चाहिए सिक्योरिटी मार्केट में एंटर करने के लिए, आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो उसके लिए फर्स्ट चीज है आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए कोई बैंक का, तो फर्स्ट वही है। सेकंड है ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ज़ीरोधा एंजल ब्रोकर्स के पास आपको एक अपना अकाउंट खोलना है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जो सेबी रजिस्टर्ड हो। कोशिश ये करे कि सेबी रजिस्टर्ड के पास ही अपना अकाउंट खोले। जो अनरजिस्टर्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग अकाउंट्स भी होते हैं मार्केट में, उनको बोलते हैं डब्बा इन्वेस्टिंग, डब्बा ट्रेडिंग बोलते हैं उसको। ये बहुत चलता है गुजरात में और मुंबई के अंदर। तो कोशिश ये करके डब्बा ट्रेडिंग ना करें, ऑफिशियली ट्रेडिंग करें थ्रू अ रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तीसरा है डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट अपने आप खुल जाता है, जैसे आप ज़ीरोधा के अंदर आप अकाउंट खोलते हो या फिर एंजल में अकाउंट खोलते हो, अपने आप आपका एक डीमैट अकाउंट खुल जाता है। और जो 2 बड़े बड़े हैं हमारे डीमैट होल्डर्स इंडिया के, वो है कि सीडीएसएल और एक एनएसडीएल। तो आप देखोगे नीचे यहाँ पे लिखा है डीमैट अकाउंट कैन बी ओपन्ड थ्रू अ डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ऑफ द एनएसडीएल एंड सीडीएसएल। ये 2 ही है इंडिया में सिर्फ डीमैट अकाउंट, इन्हीं के पास खुलता है। और मैक्सिमम जो आज अभी मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम जितने भी है डीमैट अकाउंट वो ब्रोकर्स के, वो सीडीएसएल के पास है फिलहाल। द लिस्ट ऑफ सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स ऑफ द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेबी ऑफिशियल वेबसाइट। तो आप सेबी के जाओ वेबसाइट के ऊपर और वहां पे बस सर्च करो गूगल में सेबी रजिस्टर्ड डीपी, आपको वहां पे सब मिल जाएंगे, सारे जितने भी है डिपॉजिटर्स मिल जाएंगे आपको अलग टाइप के। उसके बाद है प्राइमरी अकाउंट। सो प्राइमरी अकाउंट क्या है, प्राइमरी मार्केट इज द व्हेन कंपनी गोज पब्लिक, इश्यू द न्यू स्टॉक एंड बॉन्ड्स द फर्स्ट टाइम। हम सबको पता है जैसे ही कंपनी को अगर पैसा चाहिए मार्केट से तो उन्हें अपने शेयर्स देने पड़ते हैं पब्लिक को। वो पब्लिक को जब शेयर्स देती है उसको बोलते हैं आईपीओ। और जो आईपीओ जाता है, आईपीओ जब आता है मार्केट में उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो सेबी एग्जामाइन्स द प्रोस्पेक्टस इश्यूड टू द पब्लिक, और हर कंपनी एक डॉक्यूमेंट देती है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट।
वो उसमें सारे डिटेल्स होते हैं कंपनी की, कि कंपनी क्या करती है, उनका बिजनेस क्या है, उन लोगों का प्लान क्या है, पैसे क्यों चाहिए, क्या रीजन है पैसे लेने का, वो सारे डिटेल्स उसमें होते हैं। उसके अंदर कितने मार्केट में कितना इशू आ रहा है, कितना प्राइसिंग पे आ रहा है, और टोटल एलोकेशन में से कितना दे रहे हैं उन लोग मार्केट में, सब आता है उसके अंदर। तो जो प्राइमरी मार्केट है उसी को बोलते हैं, जब मार्केट में आईपीओ आता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंड टॉपिक है, इसके अंदर आगे का टॉपिक है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट एएसबीए फॉर शेयर्स। हम सबको पता है जो लोग अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अभी फिलहाल, जो लोग आईपीओ लेते हैं उन सबको पता है कि उनको पहले एक अपना सिम अकाउंट के अंदर कुछ अमाउंट रखनी पड़ती है, जिसके थ्रू वो लोग ट्रेड करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट से। उनकी एक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, वो ब्लॉक हो जाती है कुछ दिनों के लिए, उसको बोलते हैं एएसबीए, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट। ये एक टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है ताकि आप आईपीओ में शिरकत कर सके, आप आईपीओ ले सके, कंपनीज के शेयर खरीद सके कंपनीज के, और आपकी एक अमाउंट जो है, स्पेसिफिक अमाउंट, वो ब्लॉक हो जाती है कुछ दिनों के लिए। तो उसी का ये पॉइंट है, एएसबी का इन्वेस्टर्स कैन नाउ अप्लाई फॉर शेयर्स इन अ प्राइमरी मार्केट थ्रू एएसबीए। और ये सारे कंपनी, सारे बैंक्स में भी अलाउड है, एएसबीए इनेबल्ड की है सारे बैंक, जितने बैंक से, बल्कि अब तो यूपीआई भी आया हुआ है। तो ASB is an application by investors containing an authorization of the bank to block the application money in his her account. Blocked amount continues to earn interest. उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा उसके ऊपर। इफ इन्वेस्टर इज अप्लाइंग थ्रू ASB, हिज एप्लीकेशन मनी शैल बी डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट ओनली इफ हिज एप्लीकेशन इज सिलेक्टेड फॉर द अलॉटमेंट। अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तभी पैसा आपका अकाउंट में से कटेगा, वरना आपका अकाउंट में से पैसा जो ब्लॉक किया है वापस अनब्लॉक हो जाएगा, आपको अगर शेयर अलॉट नहीं होता है तो। The investors need to have not have to bother about refunds. आपको डरने की जरूरत नहीं रिफंड्स की, अपने आप पैसा आपको रिफंड हो जाएगी। अमाउंट से ब्लॉक हुआ है तो आपका पैसा आपकी अकाउंट के अंदर है। तो पहले ऐसा था कि पहले अकाउंट को पैसा देना पड़ता था ट्रेडर को। ट्रेडर जो है आपके बिहाफ पे आईपीओ के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता था। अगर वो पैसे आपको अलॉट हुए तो ठीक, अगर अलॉट नहीं हुए शेयर्स तो ट्रेडर से पैसा वापस आता था अकाउंट के अंदर। एक लंबा प्रोसेस था, अब वो प्रोसेस बंद कर दिया गवर्नमेंट ने। ये कब करा दिया? विथ इफेक्ट फ्रॉम May 1, 2010, आज से 14 साल पहले। उसके पहले अकाउंट का पैसा जो था आपको ट्रेडर को देना पड़ता था। नेक्स्ट है यूपीआई इन एएसबीए, अ न्यू फीचर ऑफ यूटिलाइजिंग यूपीआई, unified payment interface, while making payment in ASBA has been also been introduced recently. This feature may be used for purpose of blocking of funds and making payment in the public issue process. This requires the investors to create a UPI ID and a PIN. ये आप सबके पास है, जिसके पास गूगल पे है, फोन पे है, भीम ऐप है, उसके थ्रू भी आप अभी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये एक टेक्नोलॉजी है यूपीआई की, उसके अंदर भी आप उसके थ्रू भी आप आईपीओ अप्लाई कर सकते हो। बट कोशिश ये करें कि हम अब ये यूज ना करें, हम हमारा ट्रेडिंग ऐप यूज करें। ट्रेडिंग ऐप के थ्रू अपना जो अकाउंट है जिससे रजिस्टर किया है हमने, हमारा ज़ीरोधा के अंदर जो बैंक अकाउंट में रजिस्टर किया है, उसी के थ्रू ही आप इन्वेस्टमेंट करें, ये बेटर है। थर्ड है, आपको यहाँ पे उन्होंने दिया है कि कैसे ये होता है सारा का सारा। यहाँ पे एक मैप दिया है, एक DFD बोलते हैं उसको, डेटा फ्लो डायग्राम दिया हुआ है कि कैसे एक सब्सक्राइबर जो है सब्सक्राइब कर सकता है आईपीओ को यूपीआई के थ्रू। नेक्स्ट है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट है हमारा मार्केट, जहां हम एक्चुअल में हम हमारा ट्रेडिंग करते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं। दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट वेयर सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड आफ्टर द कंपनी हैज इश्यूड द स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स इन द प्राइमरी मार्केट. The shares are listed and traded on the stock exchange with facility the buying and selling of stocks in the secondary market. Major SEBI recognized stock exchange in India is BSE and NSE. तो जो गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है एक संस्था, एक बॉडी, उसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और उसके अंडर उन्होंने जो दो लोग रिकॉग्नाइज किया है, दो एक्सचेंज को इंडिया में, वो है एक BSE और एक है NSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी स्टॉक एक्सचेंज है, BSE NSE के अलावा भी है। कोलकाता के अंदर है, पूना में पूना स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता का स्टॉक एक्सचेंज है, बहुत सारे सिटीज में उनके खुद के स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन वहां पे तुमको जाके काउंटर ट्रेडिंग करनी पड़ती है। काउंटर ट्रेडिंग यानी कि आपको जब पे जाके जाना पड़ता है मार्केट के अंदर, वहां पे जाके आपको ऑर्डर प्लेस करनी पड़ती है। और हम जो करते हैं ट्रेडिंग, वो होती है थ्रू मोबाइल फोन, और मोस्टली BSE और NSE के अंदर हम जो करते हैं ट्रेडिंग, ज़ीरोधा के थ्रू और एंजल वन के थ्रू।
दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट, हमारा मार्केट जो हम डेली करते हैं ट्रेडिंग। उसके बाद है केवाईसी, नो योर कस्टमर, नो योर क्लाइंट। ये एक बहुत नया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक लॉ पास किया था 2002 के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर। सो उसके हिसाब से अभी आपको पता है हर चीज के लिए आपको केवाईसी करना पड़ता है। आधार कार्ड के लिए भी केवाईसी करना पड़ता है, पैन कार्ड के लिए, बैंक अकाउंट के लिए, हर चीज जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जहां पैसे का लेन देन है, जो भी है वो हर जगह आपको केवाईसी करना ही है। So for the purpose of opening a Demat account and trading account, the depository, the stockbrokers, the investor has to complete the KYC process with the respective DPO stockbroker. KYC is mandatory under the Prevention of Money Laundering Act. तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, फ्रॉड ना हो, पैसे का गबन ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने 2002 में एक लॉ लेके आई थी एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। उसके हिसाब से अभी हर एक आदमी को कुछ बैंक्स कुछ रूल में 6 महीना है, 6 मंथ्स है, और कुछ जगह पे 3 years है, और कुछ जगह पे 1 year, 6 months, 1 year और 3 years, 3 रूल है अलग अलग। उसके हिसाब से जो आपकी बैंक है या फिर आपका जो स्टॉक ब्रोकर है वो आपसे बार बार आपसे बोलेंगे री-केवाईसी करना पड़ता है आपको। तो ये एक लॉ है, इसको हमको फॉलो करना है, आपको केवाईसी करना पड़ेगा। विदाउट केवाईसी अकाउंट्स नहीं खुलते, जो बिना केवाईसी अकाउंट खुल जाते हैं वो 6 months में 8 months में अपने आप बंद हो जाते हैं। So rules framed this thereunder, investors has to submit a official valid document OVD as a proof of identity and proof, जैसे कि पैन कार्ड है, UID, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, एक्सेट्रा। केवाईसी प्रोसेस में भी डन ऑनलाइन, मोस्टली आजकल केवाईसी ऑनलाइन होता है क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हो चुका है। आधार कार्ड पैन कार्ड एक यूनिक डॉक्यूमेंट बन चुका है। तो और ये 2 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर। ये तीनों डॉक्यूमेंट ही ऐसे होंगे जिससे आपको लोन मिलता है, अकाउंट्स खुल जाते हैं आपके बैंक के अंदर, और इसी से जो आपको आपके डीमैट में भी काम हो जाता है, डीमैट भी खुल जाता है, अपने ट्रेडर के अकाउंट भी खुल जाते हैं इसके थ्रू। तो ये 3 डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोन नंबर, मोबाइल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक है केवाईसी का ई-केवाईसी प्रोसेस बताया गया है कि कैसे करना है। यहाँ पे KYC is a one time exercise, यहाँ पे लिखा हुआ one time exercise while dealing in the security market. Once KYC is done through SEBI registered intermediary, investors need not undergo the same process again while they approaching another intermediary. ये सब बोला गया है, बट इसका ये जो लॉ है ना, ये चेंज हो चुका है एक्चुअल में। ये एवरी 3 years गवर्नमेंट बोलता है कि री-केवाईसी कराओ, गवर्नमेंट बोलता है कि चेक करने के लिए कि वो आदमी जिंदा है, वो आदमी अभी भी यूज कर रहा है आपका सिस्टम। तो ये एक प्रोसेस है, ऑनलाइन पोर्टल बेस्ड इन्वेस्टर रेफरेंट ई-केवाईसी प्रोसेस। आप लोगों ने जिसने अकाउंट खोला है ज़ीरो के ऊपर या फिर ब्रोकर के साथ, उन सब लोगों ने ये किया ही रहेगा। आधार बेस्ड, OTP बेस्ड। तो आजकल जो बताया, जैसे आपको बताया मैंने कि ई-केवाईसी होता है आधार, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर के थ्रू। तो वही यहाँ पे दिया, स्टेप्स दिए। इन्वेस्टर विजिट पोर्टल ऑफ सेबी, इन्वेस्टर एंटर्स आधार नंबर, investor receive the OTP mobile number which is linked to Aadhaar number, Aadhaar से लिंक किया हुआ है। Fourth, e-KYC details from the UIDI will be displayed। UIDI मतलब कि जो आधार का डेटाबेस जहाँ पे है गवर्नमेंट का, उसके थ्रू। और इन्वेस्टर नीड्स टू फिल द एडिशनल डिटेल्स एज रिगार्ड विद KYC। ये KYC करना जरूरी है बहुत। ये सेबी बार बार आपको पूछता ये करने के लिए बोलते हैं एवरी 3 years। मोड ऑफ प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर्स, आप ऑर्डर कैसे प्लेस कर सकते हो ट्रेडिंग के लिए, वो लिखा हुआ है। मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन मोस्टली मैक्सिमम लोग ये यूज करते हैं, हम लोग मोबाइल ट्रेडिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं, जोधा का, एंजल वन का, जो भी अलग अलग ब्रोकर्स है उनका। सेकंड है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि नेट पे, लैपटॉप पे यूज करते हैं हम लोग ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट। थर्ड इज फिजिकल ऑर्डर विद ब्रोकर्स, यानी कि फोन लगा के प्लेस ऑर्डर ऑन फोन, ये फोन लगा के थर्ड। और फोर्थ जो है फिजिकल ऑर्डर्स विद ब्रोकर्स, यानी कि आप फिजिकली जाके वहां पे ऑर्डर दे सकते हो। ये 4 तरीके हैं देने के, ऑर्डर देने के। वर्ड ऑफ कॉशन, बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स शैल ऑलवेज बी डन थ्रू सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। तो ये भी वही बोल रहा है कि आप सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर से ही स्टॉक्स बाय और सेल करो, डब्बा ट्रेडिंग मत करो, इन शॉर्ट। उसके आगे है ट्रेडिंग डेज एंड ट्रेडिंग ऑफ एंड सेटलमेंट साइकिल, कि ट्रेडिंग के दिन कितने होते हैं और उनका सेटलमेंट साइकिल क्या है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, ये बार बार ये क्वेश्चन आता है, हम क्या पूछते हैं ग्रुप के अंदर भी ये वाला, कि इसका आंसर क्या है। ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज टेक्स प्लेस ऑन ऑल डेज
ऑफ द वीक एक्सेप्ट सैटरडे संडे। तो हफ्ते में 2 दिन मार्केट बंद रहता है, शनिचर इतवार, सैटरडे संडे, और 5 दिन मार्केट चालू रहता है, Monday to Friday. In case of purchase of shares, investors are required to make a payment to the bank account of your stockbroker prior to pay-in day and the relevant system settlements. Once payment is made by the investors, the broker would credit the shares in the demat account invested after the payout day. इसका मतलब ये कि आपको आपके सिंग अकाउंट के अंदर पैसा डालना है, वहां से पैसे आपको डालने हैं ब्रोकर के अकाउंट में, ट्रेडर के अकाउंट में, और वहां से ट्रेडिंग अकाउंट में से, और वहां से आपको फिर ट्रेडिंग करना है, और आपके जो शेयर्स है वो क्रेडिट होंगे डीमैट अकाउंट के अंदर पैसे देने के बाद। सिमिलरली इन केस ऑफ सेल्स ऑफ शेयर बेचने के वक्त भी वही रूल है, इन्वेस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिलीवर द शेयर्स टू डीमैट अकाउंट ऑफ ब्रोकर प्रायर टू डे ऑफ टू द पे इन डे। ये आजकल जो सारा सिस्टम है ऑटोमेटिक होता है, ये आप हमको कुछ मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बाय ऑर्डर प्लेस करते हो वैसे ही आपका पैसा जो है अपने अकाउंट में से कट हो जाता है और वो जाता है ट्रेडर को, अकाउंट मतलब कि आपके वॉलेट के अंदर से जाता है ट्रेडर से एक्सचेंज को, वहां से वो पैसे जाते हैं जिसने बाय सेल किया है उसको। ये सारा ऑटोमेटिक होता है सिस्टम अभी, बट ये लिखा बताया उन्होंने कि ये कैसे होता है सारा प्रोसेस। तो बैंक अकाउंट से ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट से एक्सचेंज में, एक्सचेंज से सामने वाले सेलर को, सेलर से उसके एक्सचेंज को, वहां से उसके ट्रेडर अकाउंट में, उसके अकाउंट में। ये सारा आपको सिस्टम बताया इन्होंने। Trading days and settlement cycle. What is a pay-in day and payout day? A pay-in day is a day when the broker shall make a payment of the fund or delivery of securities to the stock exchange. Payout day is a day when the stock exchange makes the payment of the funds or delivery of the securities to the broker. Settlement cycle is T+2, rolling settlement basis with effect from 1st April 2023. तो इसमें सेटलमेंट डे भी दिया हुआ T+2 डे, बट अभी ये तो चेंज होकर T+1 डे हो गया है मोस्टली बहुत सारे स्टॉक्स का, और कुछ जो है वो T+0 भी हो गए, कुछ जो आ गए स्क्रिप्ट्स के अंदर, कुछ स्क्रिप्ट्स जो आ गए। तो T+2 इज राइट स्टेटमेंट। T+2 इज मैक्सिमम डे, मैक्सिमम सेटलमेंट डे। 2 दिन लग जाता है, 3 दिन लग जाता है कभी आने के लिए डीमैट के अंदर। तो हमारा वही रूल है हमारा कि भाई आपको डीमैट में आने के बाद ही बेचना है शेयर्स को, ये हमारा रूल है। तो यहाँ पे वही दिया उन्होंने कि पे इन पे आउट डे क्या है, द डे व्हेन यू मेक द पेमेंट टू द ब्रोकर और द डे व्हेन यू टेक द मनी आउट ऑफ द ब्रोकर, पे इन पे आउट डे। और सिक्योरिटीज पे इन पे आउट आउट ऑफ T+2 डेज, ये अभी T+1 हो चुका है मोस्टली बहुत सारे स्क्रिप्ट के अंदर। द एक्सचेंज हैज टू इंश्योर दैट द पे आउट फंड्स एंड सिक्योरिटी टू द क्लाइंट इज डन बाय द ब्रोकर विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट डे। ये भी हो जाता है आजकल। एक्सचेंज जो है ये इंश्योर कराता है, हैव टू इंश्योर, एक्सचेंज मतलब कौन, BSE NSE, हैव टू इंश्योर दैट द पे आउट ऑफ द फंड्स एंड द सिक्योरिटी टू द क्लाइंट, क्लाइंट यानी कि हम लोग जो हम खरीदते बेचते हैं, इज डन बाय द ब्रोकर यानी कि ज़ीरोधा एंजल ब्रोकिंग विद इन 24 आवर्स ऑफ द पे आउट। तो 24 आवर्स के अंदर आपको आपका पैसा खाते में आना चाहिए, आपके आ ही जाता है। मार्जिन एंड प्लेजिंग, रीप्लेजिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। मार्जिन यानी आपको सबको पता है कि हम लोग तो करते नहीं है फ्यूचर ऑप्शंस जहां पे हमको मार्जिन मिलता है। व्हेन इन्वेस्टर्स बाय अ स्टॉक ही हैज टू ऑप्शन टू पे द एंटायर प्राइस ऑफ द स्टॉक अपफ्रंट कॉल्ड अप अर्ली पे इन। जो हम करते हैं, हम लोग कैश एंड कैरी करते हैं। कैश एंड कैरी यानी कि पूरा पैसा से पूरे स्टॉक्स खरीदी करते हैं हम लोग, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है टू पे ओनली अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ द प्राइस ऑफ द स्टॉक एंड बोरो मनी फ्रॉम द ब्रोकर टू फाइनेंस द रेस्ट। ये होता है मोस्टली ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग में जब करोगे तो आपको फ्यूचर में तो 5x मिलता है। फ्यूचर में अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको ब्रोकर 5 लाख देता है, टोटल होता है 6 लाख रुपए। और जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर है वो तो उसमें बहुत ज्यादा मिलता है, मतलब 50x 60x मिल जाता है कभी तो। आपके डिपेंड आपका ये कितना इनकम कितना है उसके ऊपर। तो प्लेज जो मार्जिन है वो आपको देता है आपका ट्रेडर, ज़ीरोधा एंजल 1 ये देते हैं आपको, और वो कितना देना है वो आपके इनकम पे डिपेंड है। The percentage of the price of the stock paid upfront is called margin. The payment of the remaining amount can be paid by the designated payout time. तो आपको लोग टाइम देते हैं और वो टाइम के अंदर आपको वापस अमाउंट, आपका पैसा जो है मार्जिन अमाउंट, वो आपको वापस देना है ब्रोकर को। और उसके ऊपर कुछ सर्टन फीस होती है, हेयर कट फीस बोलते हैं, और वो लोग फिर कुछ लोग उसको मतलब ब्याज ही एक टाइप का, वो इंटरेस्ट ही एक टाइप का, आपको इंटरेस्ट देना है। मतलब इन शॉर्ट वो आप अगर मार्जिन लेते हो ट्रेडर से तो आपको मार्जिन देना होता है ट्रेडर को।
Similarly, when investors desire to sell his stocks, he has to option to either pay in the shares to be sold or give margin upfront. Margin can be provided in the form of cash or instrument like fixed deposit, bank guaranteed securities, unit of mutual funds, government securities, and treasury bills in the demat form. Margin is provided in the form of securities, in the form of in the favor of broker only, in the form of pledge. मार्जिन जो है अभी कुछ जगह पे मार्जिन के पास, अगर कुछ लोग ऐसे जिनके सैलरी अकाउंट नहीं है, जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, बट उनको मार्जिन चाहिए, फिर भी उनको मार्जिन चाहिए ब्रोकर से, तो मार्जिन ब्रोकर क्या बोलता है कि आप हमको एफडी दो, आपके पास जो एफडी है, बैंक गारंटी है, आपके पास एफडी है, फिक्स डिपॉजिट, वो हमको दो, आपके पास कुछ म्यूचुअल फंड्स है, उनके डॉक्यूमेंट्स हमको दो, आपके पास कोई ट्रेजरी बिल्स है, टी बिल्स गवर्नमेंट के, वो हमको दो, ये हमको दो, ताकि हम आपको मार्जिन दे सके। तो जो नॉर्मल जो लोग हैं, जो सैलरी वाले जो आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, बट जो लोग बिजनेस वाले हैं और जिनके पास इनकम प्रूफ नहीं दिखाने के लिए, तो वो कैसे ले सके मार्जिन, तो उसका बताया उन्होंने तरीके कि एफडी, बैंक गारंटी, सिक्योरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टी बिल्स, गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स, इसके थ्रू भी आप मार्जिन ले सकते हो ब्रोकर से। तो ये है, और मार्जिन मिलती है हमको कुछ चीजें रखने पे, जो हम चीजें रखते हैं उसको बोलते हैं गिरवी रखना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कोलैटरल फॉर डेट। द प्लेज, क्योंकि जब आप कुछ मार्जिन रखते हो जो उनके पास, तो अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं दिखाने के लिए, तो हम चीजें रखते हैं उसको बोलते हैं पैसे गिरवी रखना, मतलब चीजें गिरवी रखना उसको बोलते हैं। उसको एक दूसरा एक वर्ड है प्लेज करना, मतलब कि इन शॉर्ट, तो आप प्लेज करके, एक चीज प्लेज करके मार्जिन ले रहे हो मतलब। तो प्लेज इज अ डिपॉजिट ऑफ अ सम पर्सनल प्रॉपर्टी एज अ कोलैटरल फॉर डेट। स्टॉक ब्रोकर्स कैन एक्सेप्ट सिक्योरिटी विद शेयर्स एज कोलैटरल ओनली इन द फॉर्म ऑफ मार्जिन pledge created on the security held in the client demat account. Investors client need to give instruction to create a margin pledge on securities. The instruction can be physical form or electronic through speed. अभी Zerodha के अंदर ये एक आ गया है कि आप लोग मार्जिन ले सकते हो ब्रोकर से अपने जो शेयर्स है वो प्लेज करके। शेयर्स यानी कि आपकी जो शेयर्स है उसको गिरवी रख के, ये भी आप प्लेज करके आप मार्जिन ले सकते हो, ये एक बताया यहाँ पे। उसके आगे है कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट नोट इज a contract note is an evidence of trade done by the stockbroker given to the investors and is a legal document which contains details of the transaction such as security. कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या है? एक डॉक्यूमेंट है, एक नोट है, आपको दिया जाता है कि ये प्रूफ, रिसीट कि आपने बाय किया, आपने सेल किया, जो आपने डिटेल्स ट्रांजैक्शन किया, उसका एक नोट मिलता है, एक एविडेंस मिलता है, एक प्रूफ मिलता है कि आपके बिहाफ पे हमने ये टाइम पे इतने शेयर्स और इतना ब्रोकरेज चार्ज हुआ है आपको, ये कॉन्ट्रैक्ट नोट है। यानी कि एक डॉक्यूमेंट है, एक रिसीट है। आपको जैसे हम माल खरीदते हैं हमको डॉक्यूमेंट मिलता है, रिसीट मिलती है, वैसे ही ये हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट नोट एक रिसीट है हमारे लिए। और कॉन्ट्रैक्ट नोट इज एविडेंस ऑफ ट्रेड डन बाय द स्टॉक ब्रोकर, आपके बिहाफ पे किया हुआ ट्रेड बाय द ब्रोकर, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। और कॉन्ट्रैक्ट नोट कैन बी इशूड बाय इन अ फिजिकल फॉर्म और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। फिजिकल फॉर्म में मिलना बंद हो गया काफी हद तक, अभी मैक्सिमम जो कॉन्ट्रैक्ट नोट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आते हैं, पीडीएफ फाइल आती है आपके ईमेल के ऊपर, उसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। In case investors opt for electronic note, a specific authorization needs to be given to the stockbroker along with the details of email of the investors. Such electronic notes shall be digitally signed and included by the digitally signed, यानी कि जो आदमी है, अथॉरिटी है, वो लोग साइन करते हैं डिजिटली, और इंक्रिप्टेड मतलब कि उसको ब्लॉक, ये क्या है, उसको उस पर लगा है पासवर्ड। आपको पता है जब भी आप बहुत सारे जो ब्रोकर्स है वो जब भी कोई देते हैं डॉक्यूमेंट पीडीएफ के अंदर, वो बोलते हैं ओपन योर फाइल, पीडीएफ फाइल यूजिंग द पैन नंबर या फिर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो इंक्रिप्शन मतलब यानी कि पासवर्ड, लॉक किया हुआ फाइल को। सेकेंड इज BSDA. BSDA is a basic service demat account. SEBI, with a view to achieve wider financial inclusion, encourage holdings of the demat account. तो एक सेबी ने एक मैक्सिमम लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना शेयर मार्केट में आए, ट्रेडर बने, इन्वेस्टर्स बने, उसके लिए एक सर्विस स्टार्ट की है
एक अकाउंट स्टार्ट किया है जिसको बोलते हैं BSDA। आपको पता रहेगा कि इंडिया में तो 140 करोड़ लोग रहते हैं, बट हार्डली लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। लास्ट अमाउंट था, ऑफिशियल अकाउंट थे 11 करोड़ ऑफिशियली, और एक्टिव अकाउंट है 9 करोड़ सिर्फ, यानी कि जिसपे लेन देन होती है उसको बोलते हैं एक्टिव अकाउंट्स। और एक होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेट, यानी कि जो बंद पड़े अकाउंट जिसमें कुछ ट्रेडिंग होती ही नहीं कई साल तक, तो वो 2 करोड़ अकाउंट ऐसे, तो टोटल 9 करोड़ अकाउंट है, एक्टिव अकाउंट है इंडिया के अंदर। तो वो चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहती है, सेबी चाहती है कि मैक्सिमम लोग अब अकाउंट खोले हमारा और ट्रेडिंग करें। तो उसके लिए उन्होंने न्यू टेक्नोलॉजी न्यूज स्टार्ट की है, एक कंसेप्ट लाया उन्होंने BSDA का, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट। तो डीमैट हैज अवेलेबल बेसिक सर्विस टू इन्वेस्टर्स। बेनिफिट क्या क्या उसके, लो और निल अमाउंट चार्जेस। ये डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है 1 लाख, 2 लाख और मोर देन 2 लाख। बट अब इसका जो रूल है वो बदल गया। अभी इसका जो रूल है अब वो आया है 4 लाख तक आया है। 4 लाख तक अगर रहेगा तो उसके ऊपर अभी चार्जेस नहीं लगेंगे, नील रहेंगे उस चार्जेस पे। फ्री टू चार्ज पीरियड प्रोडक्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द होल्डिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, 2 फिजिकल स्टेटमेंट्स फ्री ऑफ चार्ज एंड 2 क्लियर स्लिप्स मिलेंगे इसके ऊपर। तो अभी जो ज़ीरोधा है फॉर एग्जांपल, या जो भी आपका ट्रेडर अकाउंट है, वो भी अगर 50,000 तक यूज करते हो तो वो आपको AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगाता नहीं है, वो नहीं लगाता है। बट ये जो अमाउंट है ये 50,000 से बढ़ के अब 4 लाख होने वाली हो गई है, मतलब 4 लाख तो हो गई है ऑफिशियली। उसका GR भी आ चुका है ऑफिशियली, डॉक्यूमेंट भी आया है उसका, सेबी ने तो दिया है उसका। और 4 लाख तक दैट विल बी नो AMC अप टू 4 लाख रुपीज ऑफ इन्वेस्टमेंट। What is AMC? Annual maintenance charges. It refers to a charge collected by the DP, deposit participant, towards the maintenance of demat account of beneficiary account. जो ये AMC जो है ये सब लगाते हैं आपको, आपका ट्रेडिंग अकाउंट वाला भी लगाता है, और DP यानी कि जो CDSL NSDL है ये लोग भी लगाते हैं आपको AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। फिलहाल जो है कुछ 300 रुपए है, 300-400 रुपए कुछ है ज़ीरोधा के, 300 रुपए प्लस GST कुछ है। म्यूचुअल फंड पूल। Next topic is mutual fund. Mutual fund pool is a money from many investors and invest the money in stock, bonds, short-term money market instruments, other securities, assets, or some combination or of these investments. All mutual funds are required to be registered with SEBI. तो अगर ये आपको पता रहेगा कि म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड ये है कि कई सारे कंपनी, एक कंपनी है जिन्होंने एक फंड चालू किया है, एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चालू की है एक कंपनी ने। उन्होंने क्या किया है, एक नाम दे दिया एक स्कीम को, SBI मिड कैप और एक्सिस बैंक स्मॉल कैप फंड। इसमें क्या है, जितने भी स्मॉल कैप के स्मॉल नहीं, जिनका मार्केट कैप जिनका छोटा छोटा है, वैसे स्मॉल कैपिटल के मार्केट कैप के जो कंपनीज है उनको जमा किया अच्छे कंपनीज को, और 8-10 इक्विटी कंपनीज, यानी कि 8-10 कंपनीज को, शेयर मार्केट को, स्टॉक कंपनीज को, उनका एक फंड बना दिया। अब ये जो कंपनी है एक्सिस बैंक या SBI या जो भी है क्वांट, ये लोग आपसे पैसा लेंगे और इन सब में इक्वली या एज पर द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड। तो आप अपना खुद का भी एक म्यूचुअल फंड बना सकते हो, खुद के नाम से ना कि एक वर्चुअल, मैंने कि मैं समझता हूं मैं खुद के नाम से मैं बनाया 10 स्टॉक्स मैंने लिए, उनमें मैं इक्वली अमाउंट डालता हूँ, 10,000 20,000 रुपए डालता हूँ, हर महीने डालता हूँ। उससे एक म्यूचुअल फंड का मैंने एक खुद का पोर्टफोलियो बना दिया मैंने खुद का, कि मैं इन्हीं कंपनीज के अंदर सिस्टमैटिक डालूंगा, SIP करूंगा मैं इन कंपनीज के अंदर 10 साल के लिए, 5 साल के लिए। मैंने खुद का एक म्यूचुअल फंड बनाया, खुद के लिए, खुद के नाम से एक वर्चुअल बनाया है, इमेजिनरी म्यूचुअल फंड बना दिया मैंने। और आप उसको सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, कुछ कर सकते हो उसको आप। यानी कि म्यूचुअल फंड नहीं बोल रहा हूं मैं, एक इमेजिनरी इन्वेस्टमेंट का मैंने ये बनाया है, खुद की स्कीम बनाई है। और एक्चुअल म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड जो है वो आपको आपका जो ट्रेडर है ज़ीरोधा या फिर जो भी है एंजल वन, उनके खुद के एक एप्लीकेशन होते हैं जहां पे आप जाके ले सकते हो। स्मॉल कैप, मिड कैप, ब्लू चिप फंड्स, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं और इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड के फायदे क्या है, फीचर्स क्या है उसके बताया गया है पे। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, एक बंदा होता है जो ये म्यूचुअल फंड मैनेज करता है, उसका होता है AUM,
तो बहुत बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स है, 10 करोड़ 5 करोड़ 5,000 करोड़ 10,000 करोड़ रुपए के, वो फंड मैनेजर्स लोग उनको मैनेज करते हैं। वो लोग सोचते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि ये पैसा कहाँ जाएगा इन्वेस्टर्स का। वो लोग पैसा लगाते हैं और आपको फिर रिटर्न ला के देते हैं, 10% 12%, 15% रिटर्न पर साल का, पर ईयर का। तो जो बंदा है फंड मैनेजर, वो काफी पढ़ा लिखा होता है, उसने कोर्स किए हुए सेबी के, RA के, IA के, PMS के, ये कोर्स उसने किए हुए हैं और उसने एग्जाम देके पास हुआ है, जॉब लगी है उसको, और वो बंदा मैनेज कर रहा है, फंड मैनेज कर रहा है एक म्यूचुअल फंड हाउस का एज अ फंड मैनेजर। वो क्या करता है, सेकंड ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में है जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, इक्विटी लेते हैं, एक ही कंपनी का खरीदते हैं हम लोग स्टॉक। तो इसमें ऑप्शन है म्यूचुअल फंड के अंदर कि वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा अलग अलग टाइप के फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफाई करते हैं अपना पैसा, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। इज द इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है एक टाइप की, दैट कैन बी समड अप ऑफ इन्वेस्टिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक डिफरेंट स्कीम्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। Diversification. Third is economy of scale. A mutual fund buys and sells large amount of securities at one go. This markets its transaction cost lower than what individual will pay. ये लोग जो है बड़ा बड़ा मार्केट में बाय और सेल करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं DII। यही लोग है DII। जैसे FII है बाहर के, FII फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स, वैसे ये फॉरेन इन्वेस्टर्स, वैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ये हमारे DII लोग। DII मतलब कौन, ये पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड हाउस, ये हमारे DII है। Third is liquidity. Just like individual shares, mutual fund units can be converted into money through a sales in the market or through redemption. जैसे कि आप अपना म्यूचुअल फंड बेच देंगे तो वो लिक्विड हो जाएंगे, मतलब पैसे मिल जाएंगे, कैश मिलेंगे आपको उसको बेचने से। उसको सिंपलिसिटी, बाइंग म्यूचुअल फंड इज सिंपल एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रिक्वायर्ड। सही है, ये बहुत इजी है म्यूचुअल फंड खरीदना। कुछ कुछ स्कीम्स है उसमें तो 500 रुपए से भी स्टार्ट होता है। जैसे इक्विटी के अंदर तो ह्यूज अमाउंट डालनी पड़ती है, बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है इक्विटी मार्केट के अंदर, बट म्यूचुअल फंड में तो बहुत छोटी अमाउंट से भी हम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपए में, 1000 रुपए के अंदर, तो सिंपल है। थर्ड benefit, different mutual funds categories are subject to different taxes treatment. It is important to understand the tax benefits of funds before you invest in it. तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से आपको टैक्स बेनिफिट होता है, बट वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, एक टाइप का म्यूचुअल फंड है, उसको बोलते हैं ELSS बोल के होता है, इक्विटी लिंक ELSS बोल के स्कीम होती है। उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ही आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। तो म्यूचुअल फंड को भी अलग अलग सेग्रीगेशन किया है, डिफरेंट कैटेगरीज किया है उसके। द स्कीम्स आर डिजाइन टू कीप इन माइंड इन द नीड ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, रिस्क अवर्स इन्वेस्टर्स। तो अलग टाइप की म्यूचुअल फंड है, बहुत एग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स है जिनका रिस्क बहुत हाई है और जिसकी इक्विटी मार्केट में होते हैं, और कुछ होते हैं जो डेट में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में करते हैं जिसका रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि वो डेट में रिस्क कम है, क्योंकि डेट के अंदर कंपनीज को कंपनी उधारी पैसे लेती है तुमसे, तो तुमको ब्याज देना पड़ता है, उसको बोलते हैं डेट फंड। और हम जो इन्वेस्ट करते हैं वो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी के अंदर, इक्विटी फंड्स के अंदर, वो ज्यादा रिस्की होते हैं। तो उनको कंपनीज ने, सेबी ने कैटेगराइज किया है म्यूचुअल फंड को अलग अलग। तो उनके 5 स्कीम बताए, इक्विटी स्कीम्स, डेट स्कीम्स, हाइब्रिड स्कीम, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स एंड अदर स्कीम्स। मोस्टली जो मैक्सिमम जो लोग जो रिस्क टेकर्स है, जिनको रिस्क लेना है, वो लोग इक्विटी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। और बाकी तो कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि हम लोग बहुत बूढ़े हो गए, हमको रिस्क लेना नहीं है, हमको सेफ इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो सेफ इन्वेस्टमेंट जो होता है म्यूचुअल फंड में, वो होता है डेट स्कीम के अंदर, डेट इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो म्यूचुअल फंड विच प्रिंसिपली इन्वेस्ट इन अ फिक्स्ड इनकम मिलता है, 8% मिलता है, 8%, 9% मिलता है, उसको बोलते हैं डेट फंड। और ये जो है ट्रेजरी बिल जो होता है गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल का अभी फिलहाल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% चल रहा है, 7%, 7%, 8%, वही डेट स्कीम्स है। और दूसरे हाइब्रिड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स विच इन्वेस्ट इन 2 और मोर एसेट क्लास, यानी कि डेट और हाइब्रिड को मिला के, डेट इक्विटी को मिला के जो स्कीम बन गई, इसको बोलते हैं हाइब्रिड स्कीम। तो आप जाएंगे गूगल पे, आप गूगल करो म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और म्यूचुअल फंड अलग अलग टाइप के आपको मिल जाएंगे बहुत सारे। उसके बाद है सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स, म्यूचुअल फंड स्कीम विच मेक्स इन्वेस्टमेंट एज पर द गोल ऑफ इंडिविजुअल रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग। ये कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, 25 साल 30 साल, तो उनके लिए ये सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स है। इसमें एक और पॉइंट उन्होंने तो बताया नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से वो चाहिए था, रुपी एवरेजिंग बोल के। रुपी एवरेजिंग बोल के कंसेप्ट होता है, जहां पे आप अगर म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो आज, तो जब मार्केट गिर जाता है
तो आप ज्यादा एनएवीज लेते हो, ज्यादा पॉइंट्स खरीदते हो, ज्यादा उनके लेते हो यूनिट्स, एनएवी यूनिट्स लेते हो। और अगर मार्केट अगर ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स लेते हो, तो उसको बोलते हैं रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आई थिंक वो पॉइंट नहीं इतना आगे रहेगा। तो वो भी एक फायदा है म्यूचुअल फंड के अंदर कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में 15-20 साल के लिए, 30 साल के लिए, तो उसका फायदा बहुत है। बट एज पर शरिया अलाउड नहीं है म्यूचुअल फंड्स की। बहुत सारे जो स्कीम्स होते हैं, बहुत सारे जो शेयर्स है म्यूचुअल फंड के अंदर, वो शरिया कंप्लायंट होने चाहिए म्यूचुअल फंड को शरिया कंप्लायंट होने के लिए। तो आप देखो जो रहेगा, अगर नहीं मिलता है तो आप आपका खुद का बनाओ म्यूचुअल फंड, imaginary. Product labeling of mutual funds. As per the SEBI guidelines, mutual funds are to be labeled according to the level of the risk. यहाँ पे रिस्कोमीटर दिया हुआ है यहाँ पे कि कौन सा म्यूचुअल फंड कितना रिस्की है। तो लो है, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, वेरी रिस्की, वेरी हाई। और जो होते हैं ना मोस्टली जो होते हैं ना इक्विटी फंड होते हैं, वो हमेशा वेरी हाई पे होते हैं, इक्विटी वाले। तो और यहाँ पे जो है एग्जाम्पल है टाटा एथिकल फंड और तारूस एथिकल फंड। ये प्योरली ये है इक्विटी शरिया बेस्ड है। शरिया बेस्ड तो हम ये अभी इस्लामिक स्टॉक तो मानता नहीं, बाकी जो है वो तो मानते हैं उनको कि वो शरिया कंप्लायंट है करके। बट उसमें कुछ जो शेयर्स है उसमें के वो शरिया कंप्लायंट नहीं है। तो आप उसमें देखो जाके, उसके अंदर के शेयर्स देखो आप कौन से है, और उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। वो जो है जो तारूस है और टाटा एथिकल है, ये दोनों बहुत ही हाई, वेरी हाई रिस्क की ये है म्यूचुअल फंड्स है, क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है उनका वो लगा हुआ है इक्विटी मार्केट के अंदर। तो उन्होंने कुछ भी डेट मार्केट में लगाया नहीं पैसा, क्यों अलाउड नहीं इसलिए। तो ये रिस्कोमीटर दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, आप देख सकते हो, ये मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट है एसआईपी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी आप कर सकते हो, करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। SIP is a systematic investment plan, allows investors to invest a fixed amount of money regularly in mutual fund schemes. तो कुछ एक छोटा सा पैसा है, छोटी सी अमाउंट है, आप हर क्वार्टर या हर महीने या हर हफ्ते पैसा लगा सकते हो मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर। तो उसी को बोलते हैं SIP। छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करना है, उसको बोलते हैं SIP। हाँ, यहाँ पे उन्हें दिया है द इन्वेस्टर्स बेनिफिट फ्रॉम द रुपी कॉस्ट एवरेजिंग फैक्टर। तो ये फायदा है SIP का। फायदा ये है कि आप पैसा लगाते हो म्यूचुअल फंड के अंदर ओवर पीरियड ऑफ टाइम, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो आपको उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। फिर एज द इन्वेस्टमेंट आर डन ओवर द डिफरेंट मार्केट साइकिल्स, द इन्वेस्टर बेनिफिट्स फ्रॉम द मार्केट वॉलेटिलिटी बाय गेटिंग टू बाय मोर यूनिट्स of the same fund the market are lowering and buying less units when the prices are higher। तो ये इसका मतलब है, ये मैं बताना चाहता था कि अगर अब मार्केट बहुत ऊपर रहेगा, बहुत हाई रहेगा, तो उस टाइम पे हमारा पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, तो हम कम करते हैं यूनिट्स। जब मार्केट गिर जाता है, जैसे आज मार्केट गिरा है, आज बाय करना चाहिए, आज डिप में बाय करना चाहिए और हाई में सेल करना चाहिए। तो आज का जो दिन है, यहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते हैं SIP के अंदर। तो एक ये भी स्ट्रैटेजी है म्यूचुअल फंड के अंदर कि लोग क्या करते हैं, जिस दिन मार्केट हाई रहेगा उस दिन इन्वेस्टमेंट करते नहीं, वो हफ्ता, वो दिन, वो महीने में। और जिस दिन मार्केट गिरा है, जिस हफ्ते मार्केट गिरा है, उस दिन, उस हफ्ते में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो वो उससे एक ये मालूम पड़ा था कि मतलब एक एनालिसिस था कि जो लोग नॉर्मल SIP करते हैं और जो ये स्ट्रैटेजी यूज करते हैं डिप और हाई वाली, उसमें ज्यादा रिटर्न मिलता है। So as an investors can invest a predetermined fixed amount as low as 500 rupees. Yes, 500 रुपए से भी आप शुरुआत कर सकते हो इन्वेस्टमेंट की स्कीम के अंदर। डिपेंड, कुछ स्कीम में 1000 रुपए की है और कुछ स्कीम में 500 रुपए की है, और ये अपने आप आपका पैसा कट जाएंगे से, उसको बोलते हैं SI, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस, और थ्रू ECS आपका अपने आप आपके सेविंग अकाउंट से इसका पैसा कटता रहेगा हर दिन, हर महीने या हर हफ्ते, जो अपने फिक्स मुकर्रर डेट दी है उसके ऊपर। तो ये इसका फायदा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, पैसे होना चाहिए उस दिन, उस वक्त। और SIP के फायदे क्या क्या? डिसिप्लिन अप्रोच टू इन्वेस्टमेंट, नो नीड टू टाइम द मार्केट, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग बेनिफिट, और कंपाउंडिंग। स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स क्रिएट्स अ बिग किटी ओवर टाइम, लाइट ऑन द वॉलेट। तो ये सारे पॉइंट्स बराबर है कि आपको कुछ जरूरत नहीं है मार्केट देखने की, टाइम करने की, एक डिसिप्लिन अप्रोच मिलता है लाइफ के अंदर रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने का। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि रुपी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है जब मार्केट गिर जाता है। और उसका कंपाउंडिंग का पावर नहीं कि आप पैसे निकालना नहीं है आपको, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिए तो 10-20 साल तक आपको देखना नहीं है। तो जो पैसे पे पैसा बनते जाता है, पैसे बढ़ते जाते हैं, उसका फायदा बहुत होता है एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, 10 साल
15 साल के अंदर, और ये बहुत छोटा है, लाइटर ऑन वर्ड, जिसकी आपको पता है डायरेक्टली अगर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो एक अमाउंट लाके लेनी पड़ती है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, और यहाँ पे SIP में सिर्फ 500 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, तो बहुत हल्का है वॉलेट के ऊपर. In order to further ease out the investment procedure of the investor in mutual fund, also order the following options: SIP और STP. ये सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, ये भी अच्छा है. जिनके पास अगर बहुत बड़ी अमाउंट है, जो लोग अभी दुबई से, मिडिल ईस्ट से, US से कहीं से पैसा लेके आए हैं, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ रुपए, और अगर उनको पैसा अगर हर महीने कुछ फिक्स अमाउंट चाहिए घर के खर्चे करने के लिए, तो ये एक बहुत अच्छा प्लान है, SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिससे आप एक बड़ी अमाउंट जो है आप इन्वेस्ट कर सकते हो म्यूचुअल फंड के अंदर, और हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपको हर हफ्ते या हर महीने या हर क्वार्टर में आपको मिलती जाएंगी. उसको बोलते हैं SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान. ये बहुत लोग अभी आजकल ऑप्ट कर रहे हैं जिनके पास बड़ा अमाउंट है, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए तक के, SWP. और जिनके पास पैसा नहीं है वो लगा रहे हैं SIP. और दूसरा ऑप्शन है सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान. इसका मतलब क्या, अगर आपको एक स्कीम से दूसरे स्कीम में जाना है तो आपको STP भी आप कर सकते हैं. आपको कोई स्कीम पसंद नहीं आई है, कोई स्कीम आपको लग रहा है कि ये स्कीम में फंड में पैसा नहीं बन रहा है, ग्रो नहीं कर रहा है ये स्कीम, तो आप वो स्कीम को आप ग्रो भी कर सकते हो, मतलब कि आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो उस फंड को, आप उस प्लान को आप. तो STP ये है, SIP, SWP एंड STP. उसके बाद है कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट. व्हाट आर द कमोडिटीज? कमोडिटीज, सो कमोडिटी का मतलब क्या है? कमोडिटीज यानी सामान, चीजें, गुड्स, वैल्यूज. तो कमोडिटीज आर गुड विथ इकोनॉमिक वैल्यू. Commodities are the goods with economic value. They are earth natural products which are produced and traded. They are usually raw material for further processing. अभी उसका एग्जांपल दिया एग्रीकल्चर में, फूड्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, एंड नॉन एग्रीकल्चर के अंदर मेटल से एनर्जी, पॉलीमर्स एंड कैटल हेड्स, प्रोसेस्ड फूड लाइक जूसेस. इंडिया में जो चलता है हमने हमारे मार्केट में CMX के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर वो चलता है, नीचे एग्जांपल दिया है उन्होंने यहाँ पे मेजर कमोडिटीज के अंदर, ग्राउंड नट, मस्टर्ड सीड्स, कॉटन सीड्स, इन पे भी ट्रेडिंग होती है. वीट, ग्राम, गोल्ड, सिल्वर, बुलियन, मेटल्स में ऑयल, क्रूड ऑयल, स्पाइसेस, कॉटन, जूट्स. शरिया के एतबार से मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट मुझे पता है कि भाई अलाउड नहीं है कमोडिटी मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना. आप आपके लोकल मुफ्ती से बात करो इसके ऊपर. इसका एग्जांपल दिया है यहाँ पे इन्होंने कि हम किस किस चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस किस में हम ट्रेड कर सकते हैं. मोस्टली कमोडिटी यूज होती है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए नहीं करते, कि ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है ये. तो कमोडिटी भी में ट्रेडिंग होता है, उसका एग्जांपल दिया है उन्होंने ऊपर. और व्हाट इज कमोडिटी प्राइस रिस्क? कमोडिटी प्राइस रिस्क इज अ प्राइस अनसर्टेन एंड दैट एडवर्सली इंपैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन. यानी कि बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है. क्यों इम्पैक्ट करती है? जैसे ही प्राइस बढ़ गया कोई चीज का, स्टील का प्राइस बढ़ गया, ऑयल का प्राइस बढ़ गया, उसका इंपैक्ट गिरता है मार्केट की डायरेक्टली उसका. तो कमोडिटी प्राइसेस डज इंपैक्ट द मार्केट. यस, का आंसर यस होता है. सिमिलरली कॉमनली प्राइस रिस्क कैन बी इक्वली इंपैक्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ द कमोडिटी. अगर बारिश नहीं हुई तो फिर सब्जियां और बाकी की चीजें महंगी हो जाती है, आपको सबको पता है. फ्रूट, अनाज महंगा हो जाता है, उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी गिरता है एग्री स्टॉक्स के ऊपर. This is called commonly price risk. The factors that can affect a commodity price includes political or regulatory changes. अगर कोई पॉलिसी बदल गई गवर्नमेंट की, उसकी वजह से भी मार्केट में हलचल होती है. कमोडिटी मार्केट के अंदर अगर कोई नया लॉ पास हो गया, कोई लॉ बदल गया, कोई पॉलिटिकल चेंज आ गया, कोई सरकार गिर गई, कोई सरकार बन गई, और सीजन मतलब कि बारिश, ठंडी, इससे भी आता है. और कोई टेक्नोलॉजी अगर चेंज होती है तो उससे भी कमोडिटी मार्केट में रिस्क होता है. आज अभी राइट नाउ अभी बात हो रही है, आज आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट का जो आउटेज हुआ है उसकी वजह से यूएस मार्केट डाउन है. फिलहाल अभी यूएस मार्केट डाउन है राइट नाउ. अभी आज फ्राइडे, आज मार्केट डाउन है. रिस्क फेस्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स. प्राइस वोलेटिलिटी बाय अंडर रिस्क प्राइस, लैक ऑफ क्वालिटी एंड स्टोरेज फैसिलिटी, नीड फॉर फाइनेंस एट टाइम ऑफ सोइंग ऑन क्रॉप्स, डिपेंडेंसी ऑन लोकल मिडिल मैन. ये बहुत सारे फैक्टर्स उन्होंने दिए हुए हैं कि प्राइस अफेक्ट क्यों करता है, फार्मर्स को अफेक्ट क्यों करता है ये सारा का सारा. तो उसके सारे दिए, रीजन दिए. मिडिल मैन, मंडी के अंदर मैनिपुलेशन होता है, ये सारे रीजन उन्होंने दिए यहाँ पे. प्राइस रिस्क फेस्ड बाय वेरियस स्टेक होल्डर्स.
how to protect against price risk in commodities. A producer of commodities is at risk of price moving lower. Conversely, a consumer of a commodity is at risk of pricing moving higher. यानी कि जो माल बेच रहा है उसको कम पैसे मिलते हैं और जो माल खरीद रहा है कस्टमर उसको प्राइस ज्यादा देना पड़ता है. वो उस एग्जाम्पल पे दिया उन्होंने कि इससे कैसे बचा जाए, इससे हम कैसे बचा जाए. तो उसका बचने का तरीका उन्होंने दिया है हेजिंग. उससे बचने का तरीका दिया है उन्होंने हेजिंग. द प्रोड्यूसर्स कैन एंड कंज्यूमर्स ऑफ द कमोडिटीज कैन पार्टिसिपेट इन द कमोडिटी मार्केट, एक्सचेंज मार्केट, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एडवर्स प्राइसिंग मूवमेंट. अ प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस और प्राइस रिस्क इज कॉल्ड हेजिंग. हेज करते हैं, हेज फंड्स करते हैं, हेज फंड मैनेजर लोग होते हैं, वो हेज करते हैं. अभी हेजिंग का एक्चुअल मतलब क्या गया, अगर आपका कोई फॉर एग्जाम्पल लोग अभी मुसलमान लोग कैसे हेजिंग कर सकते हैं, उसका एक एग्जाम्पल पता क्या है कि अगर डॉलर जो है, डॉलर अगर गिरता है, डॉलर ऑयल एंड गोल्ड, डॉलर ऑयल गोल्ड ये सारे इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है एक दूसरे से. तो अगर कोई एक मार्केट में कोई प्राइस गिर जाती है ना तो दूसरा प्राइस बढ़ जाता है. जैसे कि कोई वॉर होती है ना तो गोल्ड के प्राइस बढ़ जाते हैं, डॉलर अगर गिर गया तो आपको हेज कैसे करना है, तो आपको फिर डॉलर के बजाय गोल्ड बाय करना है, एक्चुअल गोल्ड, रियल गोल्ड बाय करना है. एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि हेजिंग कैसे की जाती है कि कोई मार्केट अगर गिर जाती है तो उसके बनिस्बत जो उसका अपोजिट मार्केट है वो आप बाय कर सकते हैं, उससे आप हेज कर सकते हो, आपके लॉसेस को बचा सकते हो. नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज. कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफर्स फॉलोइंग बेनिफिट्स टू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी. हमारे इंडिया में भी है price discovery, help discover sell and consumer, buyers and also export the important commodity future dates and help take. ये बात कर रहे हैं यहाँ पे उन लोग कि फ्यूचर मतलब यहाँ पे उन लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर ऑप्शन की बात, फ्यूचर की बात कर रहे हैं लोग कि हम लोग कमोडिटी मार्केट के अंदर भी फ्यूचर ऑप्शंस है, फ्यूचर के अंदर हम लोग पैसा दे सकते हैं उसका. और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट हेल्प्स हेज प्राइस रिस्क और इंश्योर अगेंस्ट एडवर्स प्राइस मूवमेंट एंड लॉक इन प्रॉफिट मार्जिन्स. कि हम लोग प्राइस रिस्क कम करने के लिए हेजिंग कर सकते हैं या फिर और इंश्योरेंस भी कर सकते हैं. आपको पता है ना बहुत सारे अगर क्रॉप्स जो अगर खराब होते हैं उसके लिए भी इंश्योरेंस आए हुए हैं. तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए वो बताया पे. सेकंड इज कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज. कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज इज ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट दैट फैसिलिटेट्स द परचेज एंड सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. हमारे इंडिया में है एमसीएक्स मार्केट जो है मल्टी कमोडिटी मार्केट, ये इंडिया में है जहां पे, और दूसरा एक और है एनसीडीएक्स. ये दो मार्केट है जहां पे हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. और यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम ट्रेडिंग क्या कर सकते हैं इसके अंदर. एमसीएक्स में हम ट्रेडिंग करते हैं नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनके बुलियन है, एल्यूमिनियम, कॉपर इज अ मेटल, निकल, लीड, जिंक, और एनर्जी प्रोडक्ट्स क्या है, क्रूड ऑयल. इसमें आप एमसीएक्स पे हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं. अलाउड नहीं है हमारे में करना, एग्जांपल दिया है बता रहे हैं पे. और ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग रूल एंड प्रोसीजर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज एंड कमोडिटी ब्रोकर्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी. ये मार्केट भी सेबी करता है इनको रेगुलेट भी, ये मार्केट को भी. यानी कि आप जैसे हम जो ट्रेडिंग करते हैं मार्केट इक्विटी के अंदर वो भी सेबी करता है उसको रेगुलेट, और ये जो एक्सचेंज है कमोडिटी मार्केट इनको भी सेबी ही रेगुलेट करता है. ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये इस्टेब्लिश होता है 1992 के अंदर. ये क्वेश्चन आता है भाई, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, कब हुआ था इस्टेब्लिश्ड सेबी एक्ट. उसके बाद है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन ट्रेडिंग. वही बात हो रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात हो रही है यहाँ पे. जैसे हम कर सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इसके अंदर हमारे इक्विटी मार्केट में, वैसे ही एफएनओ हम यहाँ पे कर सकते हैं एक्सचेंज के अंदर, एमसीएक्स के अंदर भी. वो यहाँ पे दिया हुआ है. कैसे होता है, क्या होता है, इसके बारे में मेरे को ज्यादा पता नहीं है भाई, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, तो नो आइडिया. आप पढ़ सकते हो, आप भी पढ़ो, एग्जाम में आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, ये बता दो क्वेश्चन क्या है इसके अंदर. ये पॉइंट आता है एग्जाम में. A forward or contract is an agreement between two parties to sell or buy a certain commodity at a fixed price in future. This contract hedges the risk of buyer against the price fluctuation, and the seller can get guaranteed price for this product at a specific rate. ये क्वेश्चन आता है हम इसके अंदर. ये क्वेश्चन आता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में जो प्राइस है वो फिक्स्ड है या वोलेटाइल है. ये क्वेश्चन आता है जो मैंने भी एमसीक्यूज दिए थे बीच में. और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेड ओवर द काउंटर
while future contracts are traded on the commodity derivative exchange. Forward contract can be privately negotiated. Futures contract have a standardized way of execution. इस पे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है. इसका एग्जांपल भी दिया हुआ उन्होंने कि A has a machinery that produces 10 balls of cotton. He can secure an agreement with B to sell the balls at certain period price at after a year, irrespective of price at trending. इसका मतलब ये बताया उन्होंने, फ्यूचर का ऑप्शन का एग्जांपल दिया उन्होंने कि कोई आदमी अगर 10 बॉल बनाता है कॉटन के, वो उनको इजीली बेच सकता है, सेल कर सकता है एट सर्टेन प्राइस आफ्टर ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ऑफ द ट्रेंडिंग. यानी कि चाहे रिस्क, चाहे प्राइस ऊपर नीचे, चाहे कुछ भी हो, बट हम जो हमारा जो माल बना रहे, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो हम हमारा जो माल है वो 1 साल के बाद बेचेंगे एक फिक्स प्राइस के ऊपर. दिस इज कॉल्ड हेजिंग द रिस्क. आपको टेंशन नहीं है कि एक साल के बाद आपको पता है कि ये मेरा जो माल है ये 1 साल के बाद ये अमाउंट पे ही बिकने वाला है. मार्केट का वोलेटाइल कुछ भी हो, आपको डर नहीं रहेगा इससे. वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. Hedging hedges the risk. A hedges the risk by securing the price, and B transact the pre-booking the price, expecting that price would go up in the near future, which will benefit him. The payment and delivery of the assets is made on the future date termed as a delivery date. The buyer in the future contract is known to hold a long position. The seller in the future contract is said to have a short position. ये क्वेश्चन आता है कि the buyer is in the future contract is known to hold a long position, and the seller in the future contract is said to have a short position. Next option है an option contract. इसकी अभी बात चल रही फ्यूचर की, अब ये बात चल रही है ऑप्शन की. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट refers to financial instruments which gives the buyer of the option the right but not the obligation to exercise the option. ये क्वेश्चन आता ही है. An option, ये पढ़ो आपस में, an option contract refers to the financial instrument which gives the buyer of the option the right but not the obligation to exercise the option at the predetermined date at the determined price. तो जो ऑप्शन, जो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में जो लोग हैं, उनको एक राइट मिलता है, एक राइट मिलता है बायर को, ऑप्शन बायर को एक राइट मिलता है एक्सरसाइज करने का. एक ऑप्शन, इट्स नॉट ऑब्लिगेशन, कंपल्सरी नहीं है, इट्स अ राइट एट द प्रीडिटरमाइंड डेट एंड अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस. यानी कि एक फिक्स प्राइस के ऊपर और डेट के ऊपर उसको उसका ऑप्शन एक्सरसाइज करने का एक राइट मिलता है. ये क्वेश्चन आता ही है, हर एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 2 टाइप्स, call option and put option. A call option gives one the right to buy the underlying security. The put option gives one the right to sell the underlying security. ये भी ऑप्शन आता है कि कॉल और पुट ऑप्शन के एग्जांपल्स दो, या फिर बताओ उसका मतलब क्या है इसका. तो आपको एमसीक्यूज में ये भी ऑप्शन में ये भी आंसर आता है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर. ये भी देख लो, जब पढ़ना याद कर लेना. हम लोग तो इस पे अमल करते नहीं है ना, हम लोग इस पे हम ट्रेडिंग करते हैं, बट एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं, तुमको आंसर देते आना चाहिए. Investors are charged a premium when the buy as an contract, an option contract, an expiry of the contract. Generally the transaction is cash settled instead of actually buying and selling. ये रीजन है, ये रीजन है हम लोग ये करते नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली में क्या बताया गया है कि इसके अंदर सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है. ये सिर्फ क्या हम लोग ये बाय करेंगे या हम ये सेल करेंगे, ये इसमें खाली बोल जाता है. एक्चुअल मार्केट में जो हम लोग करते हैं इक्विटी के अंदर, एक्चुअल हम कैश इंक्वायरी करते हैं, हम लोग एक्चुअल में जाके माल खरीद लेते हैं, उनका कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, हम हिस्सेदारी लेते हैं. इसमें कोई हिस्सेदारी होती नहीं इसके अंदर, इसमें सिर्फ कैश सेटलमेंट होता है इसके अंदर. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द अंडरलाइंग सिक्योरिटीज अनलाइक इन कैश मार्केट. हेंस मेनी इन्वेस्टर्स फाइंड एफएनओ चीपर टू ट्रेड. ये बहुत सस्ता होता है ट्रेड करने के लिए. लोग स्टार्ट करते हैं 11,000 रुपए में, 15,000 में स्टार्ट करते हैं एफएनओ ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, जबकि कैश एंड कैरी के अंदर आपको लाखों रुपए लगते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. However, it is riskier than the cash segment because time dependent, and you cannot hold on the contract note till the desired time. That is when the market is favorable to the earning positive returns. On the expiry of contract, even if you cash settle the contract instead of taking delivery, the change in the value of underlying will be either credited or debited to account. ये बहुत रिस्की मार्केट है. इसके अंदर इसमें एक फिक्स टाइम बाउंड होता है, जितने टाइम है उतने टाइम के लिए ही आपको कॉन्ट्रैक्ट में रहना पड़ता है. इक्विटी में ऐसा नहीं, इक्विटी में आपको पता है कि आपको बाय करो और जब चाहिए तब सेल करो. कैश एंड कैरी के अंदर, सीएनसी के अंदर जब चाहिए तब सेल करो. बट ऑप्शन ट्रेडिंग में वैसा नहीं होता है, वो टाइम बाउंड होता है. हर हफ्ते उसकी होती है, आपको एग्जिट करना पड़ता है हर हफ्ते के अंदर.
हर महीने भी होता है कुछ कुछ इसके अंदर। तो इट्स ऑल टाइम बाउंड मार्केट, FNO। उसके बाद है हाउ डज अ फार्मर डू ट्रेडिंग इन अ कमोडिटी डर्टी मार्केट, ये दिया है। और डील विद अ लीगल लॉजिस्टिकल क्वालिटी रिक्वायरमेंट ऑफ derivatives market, farmers would have to form a society, trust, farmer, FMO, FPO, farmer producing organization, etc. A collective, they would have to deposit the produce in the warehouse of the exchange. तो फार्मर्स लोग भी एक्सचेंज के अंदर, कमोडिटी मार्केट के अंदर अपना माल बेच सकते हैं, बट उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, वो उनको फॉलो करने होते हैं। उनको एक अपने सोसाइटी के अंदर एक फॉर्म, सोसाइटी के अंदर अपना नाम रजिस्टर करना पड़ता है। और ये आप जाओगे ना, गन्ना जो होता है ना, गन्ने की खेत, उन लोग ये इसमें है मोस्टली। शुगर कैन प्रोड्यूसर्स लोग जो है वो करते हैं, MCX मार्केट के अंदर अपना माल बेचते हैं। शुगर केन बहुत सारे लोग बेचते हैं, मतलब जूट है, शुगर केन है, इंडिया में बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं। Farmers have to give delivery on the exchange platform. Funds are given to farmers upon satisfactory delivery of the commodity. Next है do's and don'ts for investing and trading in secondary market. ये हमारे लिए ये good to information है। Always consult a SEBI registered investment advisor for your investment needs in security market. Hello? हो जाना चाहिए। हाँ, क्यों होता है? डूज एंड डोंट्स में है ऑलवेज कंसल्ट सेबी रजिस्टर्ड आई। आपने हमेशा आपके इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो होते हैं उनको अप्रोच करना चाहिए। ये आपको कहाँ मिलेंगे? सेबी के साइट पे जाओ, गूगल पे जाओ और जस्ट लिखो सेबी IA, सेबी रजिस्टर्ड आई, आपको पूरी लिस्ट मिल जाएंगी उधर। आपको सेबी रजिस्टर्ड RA, सेबी रजिस्टर्ड आई बहुत लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। सेकंड इज इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम प्रोडक्ट डिपेंडिंग अपॉन योर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव एंड रिस्क एपेटाइट, कि आप कोई भी आपका स्कीम में म्यूचुअल फंड स्कीम और प्रोडक्ट, यानी कौन सा प्रोडक्ट, डेट, इक्विटी, कोई प्रोडक्ट हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसको आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी नियत क्या है, आप क्यों ले रहे हो? आप डॉक्टर साहब बोलते हैं आप क्यों ले रहे हो, सीड, सनफ्लावर फार्म, क्या आपकी नियत है आपकी, वो आपको पता होना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका क्यों ले रहे हो आप, और रिस्क एपेटाइट, आप कितना लॉस ले सकते हो, रिस्क कितना आप ले सकते हो। और उसके बाद इंसिस्ट ऑन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नोट कंफर्मेशन मेमो ऑफ फॉर ट्रेड्स विद इन 24 आवर्स। इसमें बोला गया कि आप जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट लो Zerodha से या किसी भी ट्रेडर से, तो उनसे आप कॉन्ट्रैक्ट नोट याद से लो, 24 घंटे के अंदर आपको मिलनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट नोट, जो ऑटोमेटिकली मिल जाती है आज के जमाने में, इमीडिएटली मिल जाती है आपको। और उसके बाद रीड ऑल द डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर साइनिंग, कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले पढ़ लिया करो उसको। उसके आगे यू शुड बी केयरफुल नोट ऑल द चार्जेस, फीस, ब्रोकरेज that are applicable on your account and keep your record of the same। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना चार्ज लग रहा है, ब्रोकर चार्जेस, फीस कितना है। तो इसका एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, गूगल पे जाओ और आपका ट्रेडिंग अकाउंट का ब्रोकरेज फीस कितनी है आपको मिल जाएंगे वहां पे, आप वो भी देख सकते हो आप वहां पे जाके। उससे आपको पता चलेगा कि मैं अगर कोई ट्रेड लेता हूं तो उस ट्रेड में कितनी फीस मुझे देनी है। उसके बाद है कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डॉक्यूमेंट साइंड, अकाउंट स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्ट नोट, रिसीव्ड एंड पेमेंट मेड। ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट आजकल जो है वो आते हैं ईमेल के ऊपर। मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक अपना जीमेल जो भी अकाउंट है उसमें एक फोल्डर बनाओ आपके ब्रोकर के नाम से या फिर CDSL के नाम से या Zerodha के नाम से, और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वो मूव करने, ट्रांसफर करने वहां पे, तो उसका एक रिकॉर्ड बना के रखो। periodical review your financial needs, goals, and review the portfolio to ensure that you are that the same are possible to achieve। इसमें लिखा हुआ कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है उसको आप हर हफ्ते, हर महीने, हर साल देखते जाओ और उसको रिव्यू करो। रिव्यू करना है कि कुछ लगता है आपको कि भाई नहीं, सही नहीं है, उनको बेच दो। आपको लगता है कि आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, उनको रखो। उसके डॉक्टर साहब ने आपको पता है आपको एक शीट शेयर की है आपको, वो आप यूज करो। शीट मैं तो चाहता हूँ आप सब लोग यूज करो, ट्रेडिंग शीट है वो आप यूज करो, बहुत अच्छी है, काफी हेल्पफुल है वो शीट। उससे आप सारे के सारे आपके जो ट्रेड्स अपने लिए हुए हैं वो आप पे उसकी एक अपन रिकॉर्ड बना के रख सकते हो, कि मैंने खुद के रेफरेंस के लिए बना के रखी हुई है मैंने भी। ऑलवेज पे फॉर योर ट्रांजैक्शन यूजिंग द बैंक चैनल्स, नो डीलिंग इन कैश, कैश में डीलिंग मत करो, लिखा हुआ है। अभी कैश में डीलिंग होता ही नहीं है, ये सिर्फ कैश में डीलिंग होता है डबल ट्रेडिंग के अंदर, जो लोग करते हैं जिनको पता रहेंगे। बाकी सारे जो ऑफिशियली जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है वो सारे के सारे बैंक के ही चैनल से होते हैं, वो सेम अकाउंट से ही होते हैं।
Always keep your information up to date. Inform your stock broker DP whenever there is a change in address. आप अपना जो एड्रेस है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, वो अगर कुछ बदल जाता है तो अपने ट्रेडर को बताओ और नया जो है वो अपडेट कर दो डिटेल्स आपके. Since SIM card now has a future of getting ported to different SIM provider, investor may keep same mobile number attached to respective accounts. एक ही मोबाइल नंबर आप रखो, चाहे आप मोबाइल बदली करो, कोई भी ट्रेडर कोई भी जाओ सब्सक्राइबर्स में, बट कीप द सेम मोबाइल नंबर. इट इजी फॉर यू. अवेल नॉमिनेशन फैसिलिटी. नॉमिनेशन यानी कि आपको अगर कुछ हो जाता है, आप मर जाते हो आप, तो आपके जो घर वाले हैं उनको वो पता होना चाहिए, उनको इजी हो पैसे निकालने में, तो आप नॉमिनेशन फैसिलिटी यूज करो. आप नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल करो, यूज करो. मल्टीपल नॉमिनेशन अलाउड इन द डीमैट अकाउंट. यानी कि अगर आपके घर में आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपकी अम्मी अब्बा, उनको भी आप नॉमिनेट कर सकते हो. और जो आपका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की आपकी अमाउंट है, आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो 50 lakhs टू वाइफ, 50 lakhs टू फैमिली, 50 lakhs टू मॉम एंड डैड, ऐसा आप कर सकते हो. आप उसको नॉमिनेशन के अंदर भी आप परसेंटेज डाल सकते हो. सेकंड है एग्जामाइन एंड रिव्यू योर ट्रेडिंग अकाउंट पीरियडिकली. बार मतलब आपको पीरियडिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट देखना चाहिए. ये लोग तो करते ही आजकल, सब करते हैं. इन्वेस्टर्स नहीं करते, बट ट्रेडर्स तो हर रोज देखते हैं अपना अकाउंट. चेक रेगुलर चेक डेली SMS एंड ईमेल्स फ्रॉम एक्सचेंज रिगार्डिंग ट्रेड्स डन ऑन दैट डे. रोज आपको SMS आते रहेंगे, तो SMS आना बंद हो गए मोस्टली. अभी तो ये आ जाते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं ऐप के ऊपर, वो देखा करो एक्सचेंज के थ्रू जो आते हैं. और रेगुलरली चेक मंथली SMS एंड ईमेल फ्रॉम द एक्सचेंज. हाँ, ये तो ईमेल तो आते हैं एक्सचेंज से कि आपके BSE NSE से कि आपने कितना ट्रेड किया हुआ है. ये सारे आते हैं ईमेल्स, वो आप रेगुलरली देखते जाओ. उसके में डोंट क्या बोला कि जो नहीं करना है, डोंट बोरो मनी फॉर इन्वेस्टमेंट. उधारी लेके इन्वेस्टमेंट मत करो. डोंट डील विथ अनरजिस्टर्ड ब्रोकर. जो लोग सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है उनके साथ डील मत करो. डोंट पे मोर देन अग्रीड ब्रोकरेज. जो आपने अग्री किया हुआ है ब्रोकरेज, उससे ज्यादा ब्रोकरेज मत दो. डोंट एग्जीक्यूट एनी डॉक्यूमेंट विद एनी इंटरमीडिएट विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स एंड कंडीशन. बिना देखे पढ़े कोई भी डॉक्यूमेंट साइन मत करो. डोंट साइन एनी ब्लैंक फॉर्म ऑफ डेली इंस्ट्रक्शन स्लिप्स. ब्लैंक फॉर्म पे साइन मत करो. डोंट इश्यू पावर ऑफ अटर्नी. अपनी पावर ऑफ अटर्नी किसी को भी मत दो. आज के बाद हम लोग देना पड़ता है, मतलब मैंने देखा है कि अगर आप वो OTP डालना पड़ता है सेबी का, वो आपको नहीं डालना है तो आपको वो आपको जो है POA देना ही पड़ता है अगर आपको डायरेक्टली ट्रेडिंग करना है तो. तो देख के करो. पावर ऑफ अटर्नी जो अगर देना है वो किसी को सेल के लिए, मोस्टली बाय एंड सेल के लिए होता है मोस्टली, तो आप देख के करो. ये मत करो लिखा हुआ है इसके अंदर. तो in case of dispute, file written complaint to intermediary stock exchange SEBI within reasonable time. इसका आई थिंक 3 साल है. 3 साल में आप कंप्लेंट कर सकते हो. अगर आपको कुछ लगता है, कुछ भी इशू है, आपको लग रहा है कि ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, मेरे बिना बताए मेरे स्टॉक्स बेच दिए गए या बाय कर लिए गए या होल्ड पे जो कुछ किया हुआ है, तो आपको इमीडिएटली आपके ब्रोकर को या फिर एक्सचेंज को बताना है. डब्बा ट्रेडिंग इज इलीगल. डब्बा ट्रेडिंग मत करो. Even if it appears that you are saving on a cost, do not indulge in dabba trading as it offers no benefit and save of guaranteed traders on a stock exchange. ये तो इसको गारंटी नहीं है. डब्बा ट्रेडिंग के अंदर इंडिविजुअल लोग होते हैं जो लोग कैश के अंदर पूरा डील करते हैं और स्टॉक प्राइस के अंदर डील करते हैं. लोग भी स्टॉक ऊपर जाता है तो उसका प्राइस बढ़ता है. बट ये सब मत करो कि ये सब इलीगल है, अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है. बस ये बोलूंगा मैं. Do not rely on making an investment decision on hot tips. इसमें बताइए टिप्स मत लो आप किसी पर्सन से. Who want to offload security which may not be marketable and may be indulging in it. इसका मतलब पता है क्या हुआ है? इसका मतलब होता है फ्रंट रनिंग. यहाँ पे इन्हें क्या पॉइंट दिया हुआ है? Do not rely on making an investment decision on the hot tips as a person who want to offload securities. एक बंदा है वो बोलता है कि ये शेयर लो, आप MRF लो या रिलायंस लो या जो भी हो, लो बोलता है. वो क्यों लो बोलता है? उसका रीजन ये होता है कि वो चाहता है कि वो खुद के सिक्योरिटी, खुद के स्टॉक हाई पे बेच दे, ऑफलोड कर दे सिक्योरिटी को. उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग इंग्लिश में. तो फ्रंट रनिंग से बचो. मतलब फ्रंट रनिंग के झांसे मत आ जाओ किसी के बोलने पे. खुद की स्टडी करो, खुद के डिसीजन खुद लो और दूसरों के टिप्स पे भरोसे मत रहो.
disseminating hot tip is also illegal activity which should be reported to SEBI. जो इंसान ये करता है वो गलत काम कर रहा है और SEBI को रजिस्टर करना चाहिए ऐसे लोगों का नाम. नेवर शेयर योर पासवर्ड टू ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट विद एनीवन. अपना आईडी पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर मत करो, खास करके ज़ीरोधा के ट्रेडिंग अकाउंट ब्रोकर के और SEBI के DP के. डोंट फॉल प्रे टू पॉन्जी स्कीम, अनरजिस्टर्ड चिट फंड्स, अनरजिस्टर्ड कलेक्टिव फंड इन्वेस्टमेंट्स और अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम्स. पॉन्जी स्कीम की बाकी जो होते हैं ना, जो फेक फ्रॉड स्कीम होते हैं, उस स्कीम के झांसे में मत आओ. और चिट फंड यानी कि जो वो डालते हैं, कमेटी डालते हैं, कमेटी भिस्सी बोलते हैं महाराष्ट्र के अंदर उसको, वो उसके अंदर मत इन्वेस्ट करो, कि वो अलाउड नहीं गवर्नमेंट के हिसाब से वो. और अनरजिस्टर्ड डिपॉजिट स्कीम में पैसे इन्वेस्ट मत करो. डोंट फॉरगेट टू स्ट्राइक ऑफ ब्लैंक स्पेस इन योर केवाईसी डॉक्यूमेंट. आप कोई भी फॉर्म भरते हो तो जो डॉक्यूमेंट खाली होता है उसको एक कट मार दिया करो पेन से, ब्लैक पेन से, कि ये जो स्पेस ब्लैंक स्पेस है. इसीलिए डोंट ऑप्ट फॉर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट इफ यू नॉट फैमिलियर विद कंप्यूटर्स. अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं है तो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट मत लो, फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो आप. बट एक्चुअली में अभी आजकल अलाउड नहीं है. मैक्सिमम जो चीजें वो डीमैट हो चुकी है, डीमेटलाइज हो चुकी है, तो आजकल डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स ही मिलते हैं मोस्टली. फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना बंद हो गए, मतलब मैक्सिमम तौर पर जो मुझे पता है. ग्रीवेंस यानी कि आपकी जो गुहार है, आपकी जो कोई तकलीफ है, वो आप बता सकते हो. उसका चैप्टर नंबर 12 आगे है. ये प्लीज रेफर टू चैप्टर नंबर 12 रिगार्डिंग सिक्योरिटी मार्केट. हम लोग आगे पढ़ेंगे. चैप्टर नंबर 5 डन. अब कुछ क्वेश्चन है भाई चैप्टर नंबर 5 के ऊपर? बहुत टाइम हो गया, 45 मिनट्स आई थिंक, 45 मिनट के ऊपर, 1 घंटे के ऊपर हो गया. कोई मतलब कोई. हुसैन भाई अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम जी सर. कल सैटरडे क्लिनिक आप 10 बजे से शुरू कर लें, रिमेनिंग आपके चैप्टर्स खत्म कर लें इंशाल्लाह. अभी काफी लेट हो गया है, तो आप अगर मुनासिब समझें 10:47 12 बजे से पहले वाइंड अप करना. जी 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 15 मिनट बचे. आप सर आप कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ लो आप बच्चों से, अगर कोई डाउट है कोई क्वेश्चन पूछ ले, ताकि माशाल्लाह आपका फ्लो और आपका एक्सप्लेनेशन जबरदस्त माशाल्लाह. अब आप खाली कल वाले जो टॉपिक्स हैं उसमें ज्यादा एग्जाम्स को नहीं आएंगे. इंश्योरेंस के हैं, इंश्योरेंस रिलेटेड आप खाली स्पेसिफिक टॉपिक्स पे चले जाइए, उस पे कोई क्वेश्चंस नहीं आने वाले ज्यादा. ठीक है, एब्रिविएशंस पे है. और एक आपका टॉपिक है, लास्ट का एक चैप्टर है, उसमें भी ज्यादा नहीं. आपने मेन टॉपिक खत्म कर लिया, बोरोइंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स. वो भी आपको यानी सिर्फ हाईलाइटेड जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है एग्जाम में आएंगे ना, वही आप उस पर डिस्कस कर ले बस. जी जी. आज मोस्टली जो FNO के अंदर जितने भी आते हैं पॉइंट्स, आज का वो तो मैं सारे पॉइंट बता दिए मैंने. 6th 7th 8th आपको ज्यादा इश्यूज नहीं है, आप रन डाउन कर सकते हैं कल बैठ के दिन में. जी 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 इंशाल्लाह. चले भाई, किसको पूछना है? कैसे रहा हमारे हुसैन भाई की टीचिंग? माशाल्लाह, मैं तो बीच में आता जाता रहा क्योंकि मुझे कुछ दूसरे सेशंस की शुरुआत करना है. मुझे तो बहुत अच्छा लगा भाई हुसैन भाई की बताने का और समझाने का अंदाज. लोग बोलो भाई जल्दी. फास्ट हो गया, आई थिंक बहुत फास्ट बोल रहा था मैं. थोड़ा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्लो बात करूंगा मैं. काफी फास्ट हो गया ये. बहुत अच्छा था. मैं कई सारे वीडियोस को ना 1.5 2x से देखता हूँ, आपका वीडियो 0.5x से देखना पड़ेगा. माशाल्लाह. जी पूछिए भाई सवाल, किसी को सवाल है? फिर भी पब्लिक माशाल्लाह. मेरी एग्जाम अभी मेरी एग्जाम है 12 बजे में एग्जाम है इंशाल्लाह से 1 बजे में, तो मैं आज ही एग्जाम दे रहा हूँ ये वाली. तो इंशाल्लाह आपको 12 बजे दे रहे हैं? अभी एग्जाम मेरी 1 बजे रात को. ओके चले, फिर आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछते, आपको हम गुड लक गुड विशेस बोलते. अभी थैंक यू. मैं पब्लिक को कुछ सवाल भेजूंगा, तो आप लोग उसके जवाब दीजिए. ठीक है, 1 सवाल है 2 सवाल किसी को अगर पूछना है तो बोले, मैं जल्दी कॉल एंड करने से पहले. कोई सवाल नहीं है. चले भाई, जज़ाकल्लाहुम्मा खैर. दुआ पढ़ दें हुसैन भाई, इंशाल्लाह मैं रिकॉर्डिंग कल दोपहर तक सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे. सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. जज़ाकल्लाहुम्मा खैर. सब लोग इस एग्जाम की तैयारी आसानी से करें. बहुत सारी चीजें बताई जा रही हैं, बट बहुत बेसिक क्वेश्चन आएगा. ऑलरेडी 1-2 बहनें ने भी पास कर ली है. तो आप जल्दबाजी मत करो, क्योंकि अल्लाह ना करे ये नंबर से भी फेल हो जाओगे तो 6 महीने तक नहीं दे सकते पेपर को. इसीलिए मैं आप लोग को पूरा बुकलेट पढ़कर जाओ. और आखिरी के 2 या 3 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है. जो 7 लेक्चर अटेंड नहीं करा, आखिरी के 2-3 लेक्चर अटेंड कर लेगा, वो पास हो जाएगा इंशाल्लाह. उतना बेहतरीन हमने क्वेश्चन आंसर्स निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए. ठीक है भाई सब हजरात,
दुआ करें। कल दोबारा हुसैन भाई की क्लास, हुसैन भाई 10 बजे कर लें कल। जी जी इंशाल्लाह 2 बजे करेंगे जी डॉक्टर साहब जी। चलिए, जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वालेकुम। ठीक।